नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुए तशद्दुद के 24 घंटे के अंदर दो बड़े किसान तंजीमों ने खुद को एहतजाज से अलग कर लिया। पुलिस ने चारशंबे को 37 किसान कायदीन पर FIR दर्ज कर 200 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस एक्शन के करीब 3 घंटे बाद किसान तंजीमों के एहतजाज से हटने का सिलसिला शुरू हो गया। ये तंजीमें 2 महीनों से दिल्ली की सरहद पर नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। वहीं किसान तंजीमों ने 1 फरवरी को मुजव्वज़ा किसानों का संसद मार्च भी टाल दिया। भारतीय किसान यूनियन के बलबीर S राजेवाल ने बताया कि शहीद दिवस पर पूरे मुल्क में किसान तहरीक को लेकर पब्लिक रैली करेंगे। सबसे पहले शाम करीब 4:30 बजे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को तहरीक से अलग किया। संगठन के चीफ VM सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो हंगामा और तशद्दुद हुआ उसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत को लेना चाहिए। इसके करीब 15 मिनट बाद भारतीय किसान यूनियन ने भी एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके सरदार भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मंगल को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत तकलीफ में हैं और 58 दिनों का प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं। भानु प्रताप सिंह की तंजीम चिल्ला बॉर्डर पर मुजाहरा कर रही थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद, तोड़फोड़ और कानून तोड़ने के वाकयात में 22 FIR दर्ज की हैं। इनमें जानलेवा हमले, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालने और कानून तोड़ने जैसे सेक्शंस लगाए गए हैं। FIR में 37 किसान कायदीन को मुल्जिम बनाया गया है। इनमें राकेश टिकैत, मिधा पाटकर, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, बुर्जगिल और जोगेंद्र सिंह भी शामिल हैं। इनके खिलाफ ट्रैक्टर रैली की शर्तें तोड़ने का केस दर्ज किया गया है। इन्हीं लोगों ने उस NOC पर साइन किए थे जो पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए जारी की थी। रैली से पहले टिकैत का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें टिकैत लोगों से कह रहे थे कि लाठी साथ रखना, अपनी डंडा लगाने के लिए समझ जाना सारी बात। किसानों ने मंगल को लाल किले में भी तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने उन्हें 3 घंटे के अंदर खदेड़ दिया। लाल किले पर चारशंबे को भी भारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई थी। वहां रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हुकूमत भी हालात पर नजर रखे हुए है। मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल ने लाल किला पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों से रिपोर्ट मांगी। फरीदाबाद के सरकारी बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए तशद्दुद के बाद चारशंबे को पुलिस ने 2000 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज किया है। उन पर इक़दाम कत्ल समेत कई दूसरी दफात लगाई गई हैं। उन किसानों की पहचान की जा रही है जिन्होंने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश और पथराव किया था। फरीदाबाद जिले में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मंगल को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए तशद्दुद में 300 जवान जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस से आंसू गैस के गोले दागने वाली गन भी छीन ली थी। इसी दौरान ट्विटर ने चारशंबे के रोज ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए तशद्दुद से जुड़े 550 से ज्यादा अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं। कंपनी के तर्जुमान ने बताया कि हमने उन ट्वीट्स पर भी एक्शन लिया है जिनसे हमारी पॉलिसी का वायलेशन हो रहा था। और जो हमारे साथी हटना चाहेंगे वो हटेंगे। 2-3 दिन में आपको दिख जाएगा कितने बचे हैं। बहुत अच्छा। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से उसको खत्म करता हूं, समाप्त। आज पूरे देश में मैसेज गया है। सिंगू बॉर्डर का अलग गया है, लाल किले का अलग गया है। लाल किले पे उस झंडे को फहराने के लिए आपके बाबा, मेरे बाबा, उनके पिता सबने बलिदान दिया है। सबको खराब लगता है। और निशान साहब, हर सिख को भी खराब लगा होगा जिस दिन निशान साहब वहां पर लाल किले में चढ़ाया होगा। क्यों? निशान साहब गुरुद्वारों के ऊपर होता है, पवित्र संस्था के है। गुरुद्वारे से पवित्र संस्था सिखों के लिए नहीं होती। अच्छा होता
अगर एसपीजीसी ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती। सरकार की भी गलतियां हैं। जब कोई 8 बजे निकल रहा है, कोई 9 बजे निकल रहा है 11 बजे के बदले, आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? और तब जब सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले, मतलब ये प्लानिंग पहले की हो सकती है। वरना कौन कहेगा कि हम आपको जो है इतना करोड़ दे देंगे वहां चढ़ाने के लिए? और जब था तो आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छावनी बना देते हो, वहां छावनी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं? हिंदुस्तान का झंडा गरिमा मर्यादा सबकी है और उस मर्यादा को किसान लीडर राकेश टिकैत ने लाल किला कॉम्प्लेक्स में कल लोगों के दाखिले और मजहबी झंडा लहराए जाने के वाकये की जांच कराने की मांग की है। टिकैत ने 4 जुम्मे को मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाल किले में दाखिल होने और वहां झंडा लहराए जाने वालों की शिनाख्त की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोगों का किन सियासी पार्टियों और अफराद से ताल्लुक था, उसकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट किसान मोर्चा ने किसानों से लाल किला जाने की अपील नहीं की थी, वो पहले से मुकर्ररा रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि परेड के लिए पहले से मुकर्रर कुछ रास्तों का मुहासरा किया गया था, जिसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। किसान लीडर ने कहा कि जिस किसी ने भी पुलिस मुलाजिमीन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, उनकी शिनाख्त की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। किसान तंजीमों और पुलिस के दरमियान समझौते के बाद यौम जमहूरिया के मौके पर राजधानी में किसान परेड निकालने पर इत्तेफाक हुआ था। वाज़ेह है कि कल किसान परेड के दौरान काफ़ी लोग ट्रैक्टर के साथ लाल किले के अहाते में दाखिल हो गए थे और वहां पर एक मजहबी झंडा लहरा दिया था और तोड़फोड़ की थी। किसान तंजीमें 3 ज़रई असलाही क़वानीन को मनसूख करने और फसलों की कम से कम इमदादी कीमत को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग के साथ 63 दिनों से राजधानी की सरहदों पर धरना मुजाहरा कर रहे हैं। क्या हो यागल बवाल क्यों उसको सब कहते हो? अरे किसान गए वहां पे, किसान ट्रैक्टर लेकर गए दिल्ली में, 40-40 पुराने ट्रैक्टर थे। वे अनपढ़ सारे आदमी थे जो ज्यादा ट्रैक्टर चला रहे थे, उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, उनको खेत के रास्तों का पता रहता है। वे लोग गए हैं वहां पे, उनको रास्ता प्रशासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया। वे लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए। कुछ लोग भटक के लाल किले की साइड में गए, वे वहां से फिर घूमकर पुलिस ने उनका सहयोग करा वहां पर, उनको फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? कि हम बड़ौद साइड के रहने वाले। तो उनको फिर गाजीपुर वाला वो रास्ता दे दिया, उनको वजीराबाद वाला, उन्हें निकाल ले सब लोग। देखो, जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में अचानक भड़के तशद्दुद के बाद किसानों का एक धड़ा पुरतशद्दुद वाकयात की मुखालिफत कर रहा है और कुछ चुनिंदा लोग शक के दायरे में हैं। ऐसे ही किसान कायदीन में से एक दीप सिद्धू पर किसानों को मुश्तइल करने का इल्ज़ाम है। हालांकि सिद्धू ने अपने फेसबुक पोस्ट में वजाहत करते हुए कहा कि हमने मुजाहरे के दौरान अपने जमहूरी हक के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर लहराया, लेकिन हिंदुस्तानी परचम को नहीं हटाया। समाजी कारकुन योगेंद्र यादव ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि दीप सिद्धू और गैंगस्टर से लीडर बने लखा सिद्धा ने गुज़िश्ता रात सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों को मुश्तइल करने की कोशिश की। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस वाक़े की जांच होनी चाहिए कि किस तरह एक माइक के साथ दीप सिद्धू लाल किले तक पहुंच गया। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के सदर गुरनाम सिंह ने भी सिद्धू पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि दीप सिद्धू ने किसानों को मुश्तइल और गुमराह किया। दीप सिद्धू की पैदाइश 1984 को पंजाब के मुक्तसर जिले में हुई और उन्होंने
कानून की तालीम हासिल की। किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीतने से कबल वो कुछ दिन बार एसोसिएशन के रुकन भी रहे। साल 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। तहम उन्हें शोहरत 2018 में आई फिल्म दास नंबरिया से हासिल हुई, जिसमें उन्होंने एक गैंगस्टर का किरदार अदा किया। गौरतलब है कि ये साल 2019 में अदाकार सनी देओल ने जब गुरदासपुर से लोकसभा इंतखाब लड़ा तो अपनी इंतखाबी मुहिम की टीम में दीप सिद्धू को भी शामिल किया था। ताहम लाल किले पर हुए पुरतशद्दुद वाक़ये के बाद सनी देओल ने इससे अपना कोई ताल्लुक नहीं होने का दावा किया। दरियासना मुतअद्दिद किसानों ने दीप सिद्धू की शिरकत की मुखालिफत की और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ दीप सिद्धू की तस्वीर की बुनियाद पर उन्हें आरएसएस और बीजेपी का एजेंट तक करार दिया। ताहम सिद्धू ने इन इल्जामात की तरदीद की। दीप सिद्धू की गुज़िश्ता दिनों मारूफ अदाकार धर्मेंद्र के बेटे और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सनी देओल के साथ तस्वीर सामने आई थी। सिद्धू से अपने ताल्लुकात पर सफाई देते हुए सनी देओल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दीप सिद्धू से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सनी देओल ने सारे मामले पर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें लिखा कि मेरी पूरी दुनिया से गुजारिश है कि किसान और हमारी हुकूमत का मामला है, इसके बीच में कोई भी ना आए, क्योंकि दोनों आपस में बातचीत करके उसका हल निकालेंगे। मैं जानता हूं कि कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो लोग अड़चन डाल रहे हैं। वो किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और उनका अपना ही कोई जाती फायदा हो सकता है। दीप सिद्धू जो इंतखाबात के वक्त मेरे साथ था, लंबे वक्त से मेरे साथ नहीं है और वो जो कुछ कर रहा है वो खुद अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहा है। मेरा इसके किसी भी अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी पार्टी और किसानों के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। हमारी हुकूमत ने हमेशा किसानों के मफाद के बारे में सोचा और मुझे यकीन है कि हुकूमत उनके साथ बातचीत करके सही नतीजे पर पहुंची। सनी देओल ने मजीद कहा कि वो 6 दिसंबर को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सफाई दे चुके हैं कि उनका या उनके खानदान का दीप सिद्धू से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने लाल किले पर होने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह है कि नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ गुज़िश्ता 2 माह से दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे किसानों ने कल ट्रैक्टर परेड निकाला था। हम पिछली खबर में थोड़ा सा और आपको ऐड कर दें कि दीप सिद्धू को लेकर राकेश टिकैत ने कहा था कि दीप सिद्धू सिख नहीं है, वो बीजेपी का रुकन है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये किसानों की तहरीक है और ऐसे ही जारी रहेगी। कुछ लोगों को फौरन इस जगह को छोड़ना होगा। जो लोग बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं वो कभी भी तहरीक का हिस्सा नहीं होंगे। अब बात करते हैं वजारत दाखिला की मीटिंग की। वजारत दाखिला एहतजाज करने वाले किसानों के यौम जमहूरिया के दिन राजधानी में हंगामा करने को संजीदगी से ले रही है और वजीर दाखिला अमित शाह ने मुसलसिल दूसरे दिन आला सतही मीटिंग में अमन व कानून की सूरत हाल का जायजा लिया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, दिल्ली पुलिस कमिश्नर NS श्रीवास्तव, खुफिया ब्यूरो और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस और सीनियर हुक्काम ने मीटिंग में शिरकत की। जराये के मुताबिक हुक्काम ने वजीर दाखिला को पूरे वाक़या और उससे पैदाशुदा सूरत हाल और राजधानी में अमन कायम रखने के लिए किए जा रहे इक़दामात के बारे में तफसीली मालूमात दी। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में हुए तशद्दुद के लिए मरकजी हुकूमत को कसूरवार ठहराया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इल्जाम लगाया कि इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद रहने के बावजूद तशद्दुद को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज एक अत्यंत गंभीर और देश की अस्मिता से जुड़े मामले को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है। साल भर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में
बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब भी उन्हें बर्खास्त नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि श्री अमित शाह से इस पूरी हिंसा में देश के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष मिलीभगत है। आज दोस्तों, आजादी के 73 सालों में यह पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने में भी पूरी तरह नाकाम रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें बाबा कौम महात्मा गांधी के एक मिसाल के साथ मुनकसिर रहने का मशवरा देते हुए कहा कि वो किसानों के मुतालबे पर तवज्जो दें और किसान मुखालिफ ज़राअत के तीनों क़वानीन वापस लें। उन्होंने आजिज़ी के बारे में बापू के एक इख्तिसाब भी पोस्ट किया कि आजिज़ रहकर सब कुछ जीता जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर मोदी हुकूमत से अपील है कि वो ज़रई मुखालिफ कानून को फौरी तौर पर वापस लें। मरकजी हुकूमत ने जनूबी हिंदुस्तान की मरकजी पैदावार नारियल की कम से कम यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 375 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया और इसे साल 2020-21 के लिए 10,335 रुपए करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत चारशंबे को इक़्तिसादी उमूर से मुताल्लिक़ काबीना की कमेटी के इजलास में नारियल के MSP को 9,960 रुपये से बढ़ाकर 10,335 रुपये फ़ी क्विंटल करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई। मीटिंग के बाद वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नारियल की कीमत 6,805 रुपये फी क्विंटल है, जिसमें 52% का इजाफा करके काश्तकारों को फ़ायदा कीमत दी गई है। जावड़ेकर ने बताया कि खुश्क नारियल की कीमत में 300 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया और इसका MSP 10,600 रुपये फी क्विंटल करार दिया गया है। इसमें 55% इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से 12 साहिली रियासतों के लाखों किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर काश्तकारों की नारियल की पैदावार निजी सतह पर खरीदी जाती है। अगर मार्केट में खातिर ख्वाह कीमत नहीं है तो हिंदुस्तानी कौमी ज़रई कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और इंडियन नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन नारियल की खरीदारी करेगा। निर्माण करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आज MSP में बढ़ोतरी की गई। 375 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी करके अब जो मिलिंग कोपरा होता है, मिल में जाता है, वो 10,335 हो गया है। वो 9,960 था, अब 10,335 हो गया। और इसकी विशेष बात यह है कि लागत मूल्य इसका 6,805 है। 6,800 का कीमत 10,335 यानी 52% अधिक, कॉस्ट के ऊपर 52% कीमत दे रहे हैं। स्वामीनाथन फॉर्मूला जो था, तो उसके तहत आज 6,800 रुपये जिसका लागत मूल्य है, ऐसे कोपरे को 10,335 रुपये देने का फैसला हुआ है। दूसरा बॉल कोपरा होता है और उसको 10,600 रुपये देने का फैसला हुआ है। 300 रुपये MSP बढ़ाया है। इसका भी लागत मूल्य 6,805 है और इसमें 55% वृद्धि है। इससे लाखों कोपरा उत्पादकों को, खासकर सागर किनारे 12 राज्य है, तो उसमें जो कोपरा उत्पादक है उन सबको बहुत अच्छा फायदा होगा। और हमने देखा है कि सरकार जब घोषित करती है कोपरा की कीमत, तो बाजार भी उससे थोड़ा अधिक देने लगता है। ये जैसे अधिक देने लगता है
तो पूरी सरकार को खरीद नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जुनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के शमसीपुरा इलाके में चारशंबे की सुबह मुश्तबा जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 अहलकार जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस जराये ने बताया कि जिले कोलगाम के शमसीपुरा इलाके में चारशंबे की सुबह जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में 3 अहलकार गोलियां लगने से जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनका मजीद कहना था कि जख्मी जवानों को फौरी तौर पर इलाज और मालिजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दरिया असना हमले के फौरन बाद फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुभानपुरा बिजबिहारा के रोड पे, जहां ये एक जोरदार धमाका मौजूद हुआ है। आप देख लीजिए ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को गार्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके को मुहावजे में ले लिया गया है। उधर तो 1 किलोमीटर से दूर अगर आप सब देख रहे हैं बात हम लोग को बोलेगा अभी। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 10 करोड़ 8 लाख से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 21 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इस दौरान वैक्सीन कंपनी फाइजर ने कहा है कि कोविड-19 के जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए वैक्सीन बूस्टर रिसर्च जारी है। कंपनी का यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने सबसे पहले फाइजर के वैक्सीन को ही मंजूरी दी थी। एक चैनल से बातचीत में कंपनी के सीईओ एल्बर्ट बोयरला ने कहा कि कोविड-19 के कुछ नए वेरिएंट सामने आए हैं, इन पर हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। उम्मीद है कि वैक्सीन बूस्टर तैयार कर लिए जाएंगे जो इन नए वेरिएंट्स पर भी कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इन वेरिएंट्स से भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा और इससे जुड़ी हर चीज को बारीकी से देखना होगा। एक बार जब हम इन वेरिएंट्स की जानकारी हासिल कर लेते हैं तो हम बहुत तेजी से इन्हें काबू में करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को मंगल के रोज कोरोना वायरस वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया। इसके लिए वो मैरीलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पहुंची। बाद में हैरिस ने कहा कि उनके वैक्सीन का डोज पूरा हो गया है, इसमें उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। हैरिस के साथ उनके शोहर डिक एमहॉफ उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में नशीबो फराज के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यौमिया केसेस घटकर 12,689 रह गए हैं, जबकि नए केसेस के मुकाबले में इस वबा को मात देने वालों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। दरिया असना मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 20,29,419 अफराद को कोविड-19 के हिफाजती वैक्सीन दिए गए हैं। चारशंबे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 12,689 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,06,89,000 हो गई है। राहत की बात यह है कि इसी अरसे के दौरान 13,320 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद मरीजों की तादाद बढ़कर 1,03,59,305 हो गई। एक्टिव केसेस 768 से घटकर 1,76,498 रह गए हैं। इसी अरसे के दौरान 137 कोरोना मरीजों की मौत होने से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद
1,53,724 हो गई। मुल्क में कोरोना से शिफायाबी यानी रिकवरी रेट 96.91% है। एक्टिव केसेस का रेट 1.65% है, जबकि फैटेलिटी रेट यानी अमवात की शरह अब भी 1.44% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 147 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,93,737 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,593 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 399 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,89,325 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 2,819 है, जिनमें 1,295 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,486 कोविड-19 के मायने किए गए हैं, ताहम 228 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 77,28,296 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 32 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। मरकजी हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम यानी वैक्सीनेशन रफ्तार नहीं पकड़ रही है। साइड इफेक्ट्स का डर और वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पर शक की वजह से प्रायोरिटी ग्रुप में शामिल डॉक्टर्स और दीगर हेल्थ केयर वर्कर्स भी इससे दूरी बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई नई वैक्सीन आती है तो उसे लेकर शुकूक रहते ही हैं। इससे पहले भी चेचक से लेकर पोलियो तक हर वैक्सीन को शुरुआत में शक से ही देखा गया था। हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ था। हुकूमत वैक्सीनेशन सेंटर पर एक दिन को सेशन मानती है। 25 जनवरी तक 35,785 सेशंस हुए और इसमें 19,50,188 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। हर सेशन में कम से कम 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का मंसूबा था। इस हिसाब से करीब 36 लाख लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 54.5% लोगों को ही वैक्सीन लगी, क्योंकि उतने ही लोग सामने आए। यानी प्रायोरिटी ग्रुप के जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जाना था उनमें से करीब 100 में से 45 लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। अगर 25 जनवरी की बात करें तो सिर्फ 47% लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे। कोविशील्ड वैक्सीन की शीशी के साथ दिक्कत यह है कि उसे खुला नहीं छोड़ सकते। शीशी खोलने के 4 घंटे के अंदर उसका इस्तेमाल करना होता है। ऐसे में ज्यादा लोग न आने से वैक्सीन के डोज भी बर्बाद हो रहे हैं। कुछ रियासतों ने तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाने का तरीका अपनाया है ताकि वैक्सीन की बर्बादी रोकी जा सके, लेकिन यह कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, खासकर जब अगले मरहले में और ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगने वाली हो। मरकजी हुकूमत ने सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने का मंसूबा बनाया है। अब हेल्थ वर्कर्स यानी डॉक्टर और मेडिकल से जुड़े स्टाफ ही वैक्सीन लगवाने से बचते दिख रहे हैं। ये वैक्सीन सिर्फ 1 साल में बनकर तैयार हुई है। इससे इसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को लेकर शक की नजर से देखा जा रहा है। कोविशील्ड के फेज 3 ट्रायल्स बैरून मुल्क में हुए हैं और उसकी इफेक्टिवनेस 62 से 90% के बीच रही है। वहीं कोवैक्सीन के तो अब तक बड़े पैमाने पर होने वाले फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से उसकी इफेक्टिवनेस का कुछ पता ही नहीं है। इस वजह से मेडिकल फील्ड में काम करने वाले भी वैक्सीन से बचते दिख रहे हैं। वैक्सीन पर शक पहली बार सामने नहीं आया। जब भी कोई वैक्सीन प्रोग्राम आया है उसे किसी ना किसी तरह की अफवाहों का सामना करना पड़ा है। पोलियो वैक्सीन को लेकर अफवाह थी कि ये बच्चों में फर्टिलिटी को मुतासिर करेगा। यह भी अफवाह थी कि ओरल पोलियो वैक्सीन में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस पर तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह सफाई देनी पड़ी थी कि वैक्सीन में सुअर या उससे निकाले गए किसी एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तब जाकर लोगों ने वैक्सीन लगवाने की तैयारी दिखाई। अब भी कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में एंटी वैक्सीनेशन मुहिम चल रही है। दुनिया भर में अफवाहें हैं कि कुछ वैक्सीन डीएनए में भी बदलाव कर सकते हैं। खासकर ये बात फाइजर और मॉडर्ना की एमआरएनए तकनीक से बनी वैक्सीन के लिए कही जा रही है। सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि हिंदुस्तान में डॉक्टर बिरादरी में ही वैक्सीन पर
एतमाद नहीं बन पा रहा है। वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में आमतौर पर 8 से 9 साल लग जाते हैं। कोरोना वैक्सीन 1 साल से भी कम वक्त में आई है। इस वजह से डॉक्टरों को जल्द आई वैक्सीन पर भरोसा कम है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।